नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट, सीरिया और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। तो वही हुआ फाइनली जो होना था, जो 3 दिनों से मैं कह रहा था वही हुआ। 6 लोगों को रिहा किया था हमास ने और बदले में रिहा करना था 300 लोगों को लगभग इजराइल को। लेकिन इजराइल ने आखिरी टाइम पर नाटक किया। उसने कहा कि चूंकि हमास इसका फायदा उठा रहा है, उस समय जो हुआ था आपको याद होगा कि एक अगवा किए हुए आदमी ने जो रिहा हो रहा था, हमास के एक बंदे को चूम लिया था, उसका माथा चूम लिया था और वो वीडियो, वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। उसके चलते बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब हम फलस्तीनियों को नहीं छोड़ेंगे। मैंने तब भी कहा था कि छोड़ना तो पड़ेगा, आज नहीं छोड़ेंगे तो कल छोड़ेंगे, छोड़ना आपको पड़ेगा। हमास ने एक नहीं कई बार यह बात क्लियर की है कि अगर अपने अगवा किए हुए लोगों को जिंदा छुड़ाना चाहते हैं या जो लोग मार दिए गए हैं उनकी लाशें हासिल करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि सीज फायर को आराम से वैसे ही कंटिन्यू कीजिए जैसे यह तय हुआ था। अगर आप जंग करेंगे, अगर आप फिर से हमला करना शुरू करेंगे, तो अगवा किए हुए लोगों को रिहा करवा पाना मुमकिन नहीं होगा। बहुत सारी बातें हुई। नेतन्याहू ने कहा कि हम दोबारा जंग शुरू करेंगे। इजराइल के अखबारों ने छापना शुरू किया कि आर्मी तैयार हो रही है, नए आर्मी चीफ आएंगे, उसके बाद जंग शुरू हो जाएगी। 1 मार्च को उनके नए आर्मी चीफ ज्वाइन करने वाले हैं। पहले तमाशा किया गया कि जिन लोगों की लाश सौंपी गई थी वो एक फैमिली थी, उस फैमिली की हत्या की गई थी, उसको मारा गया था, वो इजराइल के हमले में नहीं मारे गए थे। ये सारी बातें की गई। बाद में ये सामने आया कि जिस आदमी ने ये बात कही थी, जिस डॉक्टर ने ये बात कही थी, जिसने ये सारा कुछ कहा था, वो वही था जो पहले दावा कर रहा था कि इजराइल के बच्चों को जलाकर मारा गया, जो दावा झूठ निकला। और विवास फैमिली ने बहुत साफ तौर पर इजराइल के किसी भी बड़े नेता को, नेतन्याहू वगैरह को शामिल नहीं होने दिया। जो अंतिम क्रिया हुई अकेले किया उसको, और उसके बाद लगातार प्रेशर पड़ रहा था नेतन्याहू के ऊपर कि बाकी लोगों को रिहा कराने के लिए कोशिश करो। फाइनली यह हुआ कि हमास ने 4 और लाशें सौंपी हैं। ऐसे लोग जिनको अगवा किया गया था लेकिन अब जिंदा नहीं है, जिनकी लाश बची थी, उनकी लाशें सौंप दी गई इजराइल को ताकि उनका ठीक तरीके से कफन दफन हो सके। और बदले में 602 लोगों को रिहा किया है इजराइल ने। 300 लोग पिछली बार के और 300 लोग इस बार के, पूरे 602 लोग रिहा किए गए हैं। इजराइल ने शर्त रखी थी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, शांति से रिहा किया जाएगा। तो जिन 4 लोगों की लाशें सौंपी गई हैं उसमें शोर शराबा नहीं हुआ है। पिछली बार भी जब लाशें सौंपी गई थी तो उस समय शोर शराबा नहीं हुआ था, बस वो दिन के उजाले में सौंपी गई थी और ये देर रात सौंपी गई। दूसरी शर्त रखी थी इजराइल ने कि जब लौट के फलस्तीनी अपने घर आएंगे तो खुशी नहीं मनाई जाएगी। अब आप सोचिए, जिन फलस्तीनियों को बरसों से बिना किसी अपराध के जेल में रखा गया है, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से जो इजराइल की जेलों में सड़ रहे थे, वो रिहा होकर जब घर आएंगे तो घर वाले खुशी क्यों नहीं मनाएंगे। यह शर्त हमास ने नहीं मानी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जो लोग वापस लौटे हैं उनके घर वालों ने, उनके पड़ोसियों ने और बाकी लोगों ने उनका जम के स्वागत किया है, उनका जम के एहतराम किया है। और यह बड़ी नॉर्मल सी बात है। यह बात मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि सीज फायर फिलहाल टूटने वाला नहीं है। जो इनके रक्षा मंत्री हैं, ये गए हुए थे अमेरिका और अमेरिका में इनसे कहा गया है कि सीज फायर को कंटिन्यू रखो। इसीलिए विटकॉफ की जो जर्नी थी, विटकॉफ आने वाला था इजराइल, उसको भी टाला गया है, फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। आगे वो आएगा और वो तभी आएगा जब सीज फायर के 2nd राउंड की सारी शर्तें तय हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये कोई नहीं जानता। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए, नेतन्याहू अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकता है और इसीलिए हमास ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबरें यह आ रही हैं कि एक्सप्लोसिव वगैरह जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ में जो वहां पर सुरंगें हैं उनकी मरम्मत शुरू हो गई है। जंग के लिए हमास ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि अगर 2nd फेज का सीज फायर नहीं होता है तो फिर जंग होगी और जंग होगी तो नुकसान सबका होगा। सबसे बड़ा नुकसान उन अगवा किए हुए लोगों का होगा जिनके घर वाले ये उम्मीद किए बैठे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ कल एक वीडियो आया और यह वीडियो जारी किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप अच्छे खासे उम्रसरा आदमी हैं, 70 से ऊपर के हैं और उन्होंने यह वीडियो जारी किया। यह वीडियो ट्रंप के गजा का है। जो ख्वाब देख रहे हैं ट्रंप कि गजा उनके पॉकेट में चला जाएगा, गजा को वो रिविएरा बनाएंगे और गजा में ऐश करेंगे, वो दिखाता है ये वीडियो। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो समझ में आता है
कि पश्चिम और खासतौर पर ट्रंप जैसे लोग ख्वाब क्या देखते हैं। उनका ख्वाब है नंगी औरतों के साथ, नंगी लड़कियों के साथ, अपने बेटी की उम्र की नंगी लड़कियों के साथ नाचना। इस एआई वीडियो में यही है। नेतन्याहू और ट्रंप नंगे समंदर के किनारे लेटे हुए हैं। एक इसमें हिस्सा है जिसमें ट्रंप डांस कर रहे हैं, जरा सा हिस्सा आके चला जाता है और उनके आसपास जो लड़कियां हैं उनके कपड़े आप देख सकते हैं। अरब मुल्कों की, एशिया की, यहां की महिलाएं जो कायदे से रहती हैं, कायदे से कपड़े पहनती हैं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। आप गजा को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं, और खूबसूरती का मतलब क्या है कि वहां की जमीन आप लूट सके, वहां की औरतें आप लूट सके, और वहां का जो कल्चर है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। मैं कोई यहां बैठकर हिजाब पर, घूंघट पर या बुर्के पर भाषण देने वाला नहीं हूं। मैं इनका समर्थक नहीं हूं, यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती किसी का घूंघट नोचना, जबरदस्ती किसी का बुर्का नोचना, जबरदस्ती किसी का हिजाब नोचना, यह कतई बर्दाश्त किए जाने वाली चीज नहीं है। किसी का भी अपना कल्चर होता है। अरब अपना कल्चर है, अरब का, फलस्तीन का अपना कल्चर है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके दिमाग में कहीं यह बैठा हो कि फलस्तीनी कम पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हैं, तो आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि उस इलाके में अगर पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा पीएचडी कहीं पाए जाते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लिए कहीं पाए जाते हैं, तो वो गजा में पाए जाते हैं। तमाम मुश्किलात के बीच अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने कॉलेजेज, अपने इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने मजबूत किया है, और यूरोप, अमेरिका जाकर उनके लोग जो हैं वो पीएचडी करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। ट्रंप ये सारा कुछ खत्म करके उसको रिविएरा बनाना चाहता है। वो चाहता है अय्याशी की जगह बने, एक ऐसी जगह बने जहां अमेरिका के पैसे वाले जाकर अय्याशी कर सके। हालांकि अमेरिका को ही दुबई बनाने पे वो लगा हुआ है। 50 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं तो आपको अमेरिका का कार्ड मिल जाएगा, जो ग्रीन कार्ड से भी बड़ा कार्ड होगा। दुबई में भी तो यही है ना कि एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको वहां का कार्ड मिल जाता है। तो आप अमेरिका को दुनिया की अय्याशी का, दुनिया के पैसे का सेंटर बनाना चाहते हैं, और इन पैसे वालों की अय्याशी का सेंटर आप बनाना चाहते हैं गजा को। यह आपका ख्वाब है, यह आपकी खाम ख्याली है, और ये अगर पूरी होती है तो दुनिया के लिए बेहद शर्मनाक होगी। वैसे तो पूरी होगी नहीं। गजा के लोग कोई भेड़ बकरी नहीं है कि आप लालच देंगे और कहीं वो आराम से आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। आप उनको धक्का देंगे और वो चुपचाप अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे तो गजा के लोग हैं नहीं। इतने दिनों से इतने मुश्किलात को झेलते हुए अपनी जमीन पर वो खड़े हैं, लौट कर जा रहे हैं, उनके स्कूल शुरू हो रहे हैं, टूटे घरों में अपने घर बनाने की कोशिशें हो रही हैं, खंडहरों के बीच बच्चे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। यह सारा कुछ अगर वहां पर है तो वो यही बताता है कि गजा के लोग अब अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे भी विटकाफ भी कह चुके हैं, ट्रंप भी कह चुके हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है, यह तो मेरी सलाह थी, कोई बाउंडिंग नहीं थी। विटकाफ ने भी कहा है कि वहां से लोगों को निकालने की, एविक्ट करने की कोई बात नहीं थी। तो यह सारी की सारी खाम ख्याली या यह सारा का सारा नाटक इसलिए था ताकि बाकी अरब मुल्कों पर यह प्रेशर बनाया जा सके कि गजा को रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड करने की सारी जिम्मेदारी वो अपने सर पे लें, और इजिप्ट और बाकी मुल्क हंसी खुशी इसके लिए तैयार दिखते हैं। सबके नजर का कोई कांटा है तो वो हमास है। हमास को निकालकर किसी तरह से वो वहां से फेंकना चाहते हैं ताकि अपने अपने तरीके से वो गजा को खेल सकें, अपने अपने तरीके से गजा का फायदा उठा सकें। कल मैंने आपको बताया था कि यावर लैपिड जो वहां विपक्ष का नेता है, उसने प्रस्ताव दिया था कि 15 सालों के लिए गजा को इजिप्ट की कॉलोनी बना दिया जाए, यानी गजा के ऊपर जो अधिकार हो वो इजिप्ट का हो। इजिप्ट ने इस बात से मना कर दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, और बात तो वो भी टू नेशन थ्योरी की अभी तक कर रहा है। बात तो वो अभी तक फलस्तीन के आजाद होने की बात कर रहा है। वैसे फलस्तीन की आजादी की बात तो आर्दोगान भी कह रहा है, लेकिन आर्दोगान के जो रिश्ते हैं नेतन्याहू के साथ, वो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। दोनों की वाइफ्स हैं, आर्दोगान की वाइफ हैं और नेतन्याहू की वाइफ हैं, प्यार से मिल रही हैं। सारी जंग के दौरान जबानी जमा खर्च वो करता रहा फलस्तीन के लिए, और तिजारत करता रहा, इजराइल के साथ फायदे पहुंचाता रहा इजराइल को। तो कौन कहां खड़ा है ये तो आगे देखना होगा। कल एक और बात मैंने की थी कि रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वो गए हुए हैं ईरान, और ये चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान को धोखा देने वाला है रूस।
अभी तक इसके बारे में कुछ सीधे सीधे कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन रशिया ने जो एक बयान दिया है फलस्तीन की आज़ादी को लेकर, जो ये कहा है कि फलस्तीन को एक आज़ाद मुल्क बनना चाहिए, वो ये उम्मीद दिलाता है कि रशिया मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से इजराइल की गोद में सौंपने के रास्ते में खड़ा होगा। सीरिया से जिस तरह से उसको हटाया गया उसे शायद याद होगा, और इसीलिए ईरान को धोखा देने में उसे पता होगा शायद कि उसका नुकसान ज्यादा होना है। एक और मजेदार किस्सा हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में एक संस्था है डॉन करके, ये पाकिस्तान के अखबार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर एक संस्था है डॉन करके। उस संस्था ने ब्लिंकन और बाइडेन, ब्लिंकन आप जानते हैं बहुत एक्टिव थे जब बाइडेन राष्ट्रपति था, बहुत एक्टिव थे, और बाइडेन तो खैर वहां के राष्ट्रपति थे ही, जो बाइडेन, इन दोनों लोगों के खिलाफ आईसीसी में अपील की है। सारे सबूत इकट्ठा किए हैं और इनका कहना यह है, जो सच ही है, कि जो कुछ हुआ है इजराइल में, जो कुछ हुआ है फलस्तीन में, जो कुछ हुआ है गजा में, जो कुछ हुआ है, लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जेनोसाइड हुआ है, घर गिराया गया है, उसमें बाइडेन और ब्लिंकन दोनों भागीदार थे। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इनके खिलाफ भी केस चलाना चाहिए। अब देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर इनके खिलाफ केस चलाती भी है और केस साबित भी हो जाता है तो कोई गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे। यह बात मैंने पहले भी आपको कहा है, नेतन्याहू भी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन दिक्कतें तो बढ़ती ही हैं, बेइज्जती तो होती ही है। ऐसे ही थोड़े है कि आईसीसी को सैंक्शन कर रहा है ट्रंप। आईसीसी का यही दोष है ना कि उसने नेतन्याहू को प्रोसिक्यूट किया है, उसके खिलाफ वारंट निकाला है, जिसके चलते नेतन्याहू कई मुल्कों में जाने से रुक गए हैं। कई मुल्कों ने मना कर दिया है कि आप हमारे यहां नहीं आ सकते हैं। तो अगर अमेरिका के एक्स राष्ट्रपति और ब्लिंकन के ऊपर, टोनी ब्लिंकन के ऊपर आईसीसी में केस चलता है तो अभी तो तुरंत कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी होगी, अमेरिका के ऊपर भी एक बड़ा दाग लगेगा। दूसरी एक खबर बीबीसी की है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी हिंदुस्तान में, आप जानते हैं, जिस पर मोदी जी ने रोक लगा दी थी। रोक तो डायरेक्ट नहीं लगाई थी, लेकिन लगभग रोक ही लगी हुई थी। उसको देखने वालों को भी जेल में डाला गया और क्या क्या हुआ। वही बीबीसी जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए बात कर रहा है, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के पक्ष में डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, वहां एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी गजा के ऊपर, जिस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए बहुत साफ साफ लगता था कि गजा में कैसे बहुत प्लान तरीके से जेनोसाइड हुआ है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब प्रेशर पड़ा तो बीबीसी ने खुद वो डॉक्यूमेंट्री हटा ली। तो थर्ड वर्ल्ड में आके, जहां हिंदुस्तान का मामला होगा, पाकिस्तान का मामला होगा, वहां तो इंग्लैंड के, अमेरिका के जो न्यूज चैनल्स हैं वो बेहद ईमानदार बन जाते हैं। लेकिन जहां अमेरिका खुद फंसने वाला होगा, जहां इजराइल फंसने वाला होगा, जहां ब्रिटेन फंसने वाला होगा, वहां ये भी गोदी मीडिया बन जाते हैं। आप सोचिए, बीबीसी के ऊपर तो लगातार आरोप लगा है कि उसने गजा और इजराइल की जो पूरी लड़ाई है उसको इस तरह से कवर किया है कि सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा इजराइल को मिले। मैं तो अक्सर कहता ही हूं कि CNN हो, गजा हो, या इस तरह के जो तमाम सारे चैनल हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं थर्ड वर्ल्ड के लिए, उनके सामने जब इजराइल और अमेरिका का मामला आता है तो वो भी गोदी मीडिया की तरह ही हो जाते हैं। तो कुल मिलाजुला के फिलहाल मामला यह है, सारा कुछ टिका हुआ है कि सेकेंड राउंड का सीज फायर कब शुरू होता है, सेकेंड राउंड के सीज फायर के लिए इजराइल कितना आगे बढ़ता है। नेतन्याहू लगातार बातें तो कर रहा है कि सीज फायर हम नहीं करेंगे, सारे लोगों को एक साथ रिहा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि चल उसी रास्ते पे रहा है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो वो चलेगा ही। वेस्ट बैंक में जो तमाशा चल रहा है मैं लगातार बता रहा हूं, गजा में भी कई हमले हुए हैं, वो भी मैंने आपको बताया है, वो सब तो चल रहा है। लेकिन फाइनली जो वादा इसने किया था जितने लोगों को रिहा करने का, लगातार रिहा कर रहा है, और तभी गजा से भी लोग रिहा हो रहे हैं। जो इजरायली वहां पर होस्टेज हैं वो रिहा हो रहे हैं। जब पिछली बार इसने रिहा नहीं किया तो जानते हैं हमास ने क्या कहा कि अब हम तभी रिहा करेंगे जब साइमल्टेनस रिहाई होगी, यानी यहां से हम रिहा करेंगे और उसी टाइम आप भी रिहा करोगे। यानी सीधी सी बात है कि आप शर्तें नहीं मान रहे हो, अब हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, हम पहले रिहा नहीं करेंगे, हम यहां से रिहा करेंगे, 4 कदम आपका होस्टेज आगे जाएगा, 4 कदम हमारा बंदा आगे आएगा, तब यह डील चलेगी, वरना यह डील नहीं चलेगी। और इस बार वो बात नेतन्याहू ने मानी। जिस समय 4 लाशें भेजी गई गजा से, ठीक उसी वक्त वहां से 4 बसों में भर के फलस्तीनी जो होस्टेज थे उनको वापस किया गया। चल उसी रास्ते पर रहा है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। बस देखना यह है कि आगे ये क्या स्टेप उठाता है। ईरान के ऊपर अटैक एक बड़ा मामला है। क्या वाकई इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक का प्लान कर रहे हैं? लगातार ईरान के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि अपना एटॉमिक पावर वो बढ़ा रहा है,
और यह सारा जो आरोप है एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जाएगा अगर ईरान के ऊपर अटैक करना होगा। तो अगर ईरान पे अटैक की प्लानिंग चल रही है फिर तो जंग नहीं रुकने वाली। ईरान पे वो अटैक करेंगे तो ईरान भी पलट के अटैक करेगा और उसके बाद चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूथी हो, सबका फर्ज बन जाएगा जंग को दोबारा शुरू करना। तो अगर ईरान के ऊपर अटैक की सोच रहे हैं तो वो तो फिर आप समझिए कि लंबा खेल होगा। और नहीं, अगर सीज फायर को चलने देना चाहते हैं सिर्फ अपनी जनता को सुनाने के लिए, सिर्फ अपनी जनता को यह दिखाने के लिए कि हम जो हैं वो अभी भी हमास के मुखालिफ हैं वगैरह वगैरह, अभी भी हम हमास को ख़त्म करने की सोचते हैं, तो फिर तो वो बयानबाजी करते रहें, उससे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। एक मजेदार बात बता के अपनी बात मैं आपको ख़त्म करूंगा। एक होस्टेज जो बाहर आए थे उन्होंने कहा कि बेन ग्वेर जिस तरह के बयान दे रहा था उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा था। बेन ग्वेर जब भी घटिया बयान देता था हमारे साथ दिक्कतें पैदा हो जाती थी। बहुत सीधा सा मामला है, दिक्कतें तो पैदा होंगी। जब बार बार आपके लोगों को मारा जाएगा, जब बार बार फलस्तीनियों के खिलाफ बात की जाएगी, तो जो लोग फलस्तीनियों के कब्जे में होंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार तो आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। और यह बात तो अब इजराइल समझ ही चुका है कि 14 महीने में एक आदमी को आप नहीं छुड़ा पाए तो अगले 14 महीनों में भी नहीं छुड़ा पाएंगे। अपने लोगों को छुड़ा पाने का सिर्फ एक तरीका है, सीज फायर, जिसके लिए लगातार प्रेशर है। तो अगर ये सीज फायर चलता है तो सबके लिए बेहतर होगा। अगर गजा के रिकंस्ट्रक्शन का प्लान बनता है वो भी सबके लिए ठीक होगा। बेहतर तो यही होता कि अरब मुल्क टेबल पर बैठकर इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते, लेकिन अरब मुल्कों की कहानी इतनी बार सुना चुका हूं कि दोहराने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जैसे जैसे होगा हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोज़, इनको दूर दराज के दोस्तों तक भी पहुँचाते रहिए। साथ में अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।